हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेंसिटी एकेडमी में। तो आज हम ज्योग्राफी के क्लास 6 के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने पिछली क्लास की होगी तो कि पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 और 2 को डिस्कस कर लिया था। चैप्टर 2 में पिछली क्लास में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 में हमारा है पृथ्वी की गतियां। जैसा कि देख सकते हैं, इसमें हमें पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ना है कि पृथ्वी किस तरह से अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है, या किस कारण दिन और रात होता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है यहाँ पे। इससे पहले हमने जो चैप्टर 2 डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि ग्लोब के बारे में और एग्जैक्ट कहीं किसी भी कंट्री का टाइम निकालने के लिए एग्जैक्ट टाइम टेबल निकालना सिखाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेकआउट जरूर कर ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गति के बारे में। तो पृथ्वी की गति कितनी प्रकार की होती है, पृथ्वी की गति के अंदर क्या क्या आती है, घूर्णन, परिक्रमण, उसका कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्त किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हमारे यहाँ जो ऋतुएं होती है, पृथ्वी पर जो ऋतुएं चेंज होती है वो किस कारण से होती है, इन सब बातों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है, तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। मैं बार बार चीजों को 2 बार 3 बार इसलिए रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। आप जब ये वीडियो देख लो उसके बाद आपको फिर से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिक्रमण और घूर्णन में अंतर क्या होता है। तो घूर्णन, मान लो कि ये यहाँ पे अक्ष है, ये सेंटर है, यहाँ अक्ष है, तो जो यहीं पे अक्ष से ही जो रोटेट होते रहती है पृथ्वी, अपने अक्ष पे ही घूमते रहेगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, घूर्णन कहेंगे। और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगी, मान लीजिए आप यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया भी था और समझाया भी था इमेज के थ्रू। क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो जो पृथ्वी चक्कर यहाँ लगाएगी ऐसे एक स्थिर कक्ष में, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे जो कहा जाता है, यहाँ पे जो ये चक्कर लगाएगी सूर्य के चारों ओर, तो इसे हम कहेंगे परिक्रमण। समझ लिया आपने कि घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी के गति को परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जैसा कि हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था। जो इस तरह हमें बताया गया है, अक्ष का सिंबल देके कि मान लो यहाँ पे पृथ्वी जो है ऐसे गोलाकार, तो यहाँ जो एक लाइन इंडिकेट करके हमें समझाया गया था, तो वो क्या था, वो अक्ष था। वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। ऐसा कोई पृथ्वी में जो है नुकीली चीज होती नहीं है, वो हमें समझाने के लिए ड्रॉ करके समझाया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितना है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा है, ये तो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। और वो क्या है, इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि वो क्या है, कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया गया है उसे क्या कहा जाता है, कक्षीय समतल कहा जाता है। जो कक्ष के द्वारा बनाया गया है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों तरफ जो एक स्थिर कक्ष में चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। और कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का यह कोण बनाती है। इतनी बातों की जानकारी हमें मिल गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये तो हम सभी जानते ही है। नेक्स्ट बात की गई है कि पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार कैसा है, गोले के समान, जो कि पिछले 2 वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है इन सब चीजों के बारे में। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी का जो आकार है वो गोले के समान है
अगर आप कोई भी गोलाकार वस्तु को अगर देखते हो तो क्या एक बार में आपको चारों साइड की चीजें दिख जाती है? नहीं ना, कोई आधा भाग ही आपको एक बार में दिखेगा, आप देख पाओगे आधे चीजों को। वही बात को यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, विषुवत वृत्त, और ये होगा मकर रेखा और ऊपर ये कर्क रेखा, और यहाँ पे 66.5 डिग्री। पिछले वीडियो में आपको पढ़ा होगा, यहाँ क्या है, ये 66.5 डिग्री, और कर्क रेखा कितने डिग्री नॉर्थ में है, तो ये है 23.5 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। इन सब बातों को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, और यहाँ पे हो जाएगा मकर रेखा, वो 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा, साउथ में, और ये भी 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सूर्य और पृथ्वी की बात हो रही है कि पृथ्वी पे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पृथ्वी पे सूर्य की जो रोशनी है एक बार में पूरे पृथ्वी पे नहीं पहुंचती है, वो पृथ्वी के आधे भाग पे ही पहुंचती है, जो कि हमारा दिन और रात विभाजित करता है। ग्लोब पे क्या है, दिन और रात विभाजित किया गया, इसी के अकॉर्डिंग होता है। देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है, मतलब इसके अपोजिट साइड, जो यहाँ पे ब्लैक वाला एरिया आपको दिख रहा है, शैडो की तरह बनाया गया है, ये क्या है, ये रात होता है यहाँ पे, और जो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है यहाँ वाले एरिया में दिन होता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। ग्लोब पर जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, या प्रदीप्त वृत्त के नाम से जानते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलती, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि ये वृत्त क्या है, ये जो है प्रदीप्त वृत्त, ये अक्ष के साथ नहीं मिल रही है। हमारा नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल इस तरफ है, तो यहाँ क्या है, साउथ पोल से ये राइट और हो जा रही है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल से लेफ्ट में ही खत्म हो जा रही है। इसी बात को यहाँ समझाया गया है इस लाइन में कि ये अक्ष के साथ प्रदीप्त वृत्त जो है वो अक्ष के साथ नहीं मिलती, मतलब ये बिल्कुल ऐसे रहती तब तो अक्ष के साथ मिलती ना, ये इस तरह से लाइन रहती तभी तो अक्ष के साथ मिलती, लेकिन ये क्या है, थोड़ी सी यहाँ से तिरछी है जो प्रदीप्त वृत्त है, इसलिए ये अक्ष से नहीं मिलती। नेक्स्ट लाइन में बात करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। जैसा कि हम सब ने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमने में कितना टाइम लेती है, तो 24 घंटे का टाइम लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है, पृथ्वी दिन कहा जाती है, और यह क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, और यहाँ पे मकर रेखा। पिछले क्लास के वीडियोस को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, वहां से ये चीज इजीली आपको क्लियर हो जाएगी कि ये फिगर किस हिसाब से ड्रॉ किया गया है, क्या समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा की लाइन है हमारी, और यहाँ से जो ये आपको लाइन इंडिकेट किया गया है, ये क्या है, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ये लाइन जो है ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, जो क्या है, 66.5 डिग्री है। पृथ्वी का कक्षीय समतल कितने डिग्री पे है, वो 66.5 डिग्री पे, और यहाँ से जो है इसके लंबवत जो है वो कितने डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री पे समतल पे लंब है, और यहाँ क्या है, कक्षीय समतल है, वो 66.5 डिग्री पे। इन्हीं बातों को यहाँ समझाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगी। वो तो बात हो गई कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, घूर्णन किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं, कक्षीय समतल, इन सब के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगी। जब पृथ्वी नहीं घूमेगी, जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो, ये क्या है, ये सूर्य है। तो अगर पृथ्वी ऐसे परिक्रमण नहीं करेगी तो क्या ऋतुओं का बदलना संभव हो पाएगा धरती पे? नहीं हो पाएगा। इसलिए पृथ्वी का परिक्रमण करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लो कि ये पृथ्वी है,
ये जो इंडिकेशन किया गया है ये किसका है, अर्थ का है। तो अर्थ अगर ऐसे रोटेट नहीं करेगी, मान लो यहाँ पे अर्थ है और ये सूर्य है, तो एक तरफ तो कंटिन्यू गर्मी ही रह जाएगी और दूसरी तरफ क्या होगी, सर्दी। जहाँ पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी वहाँ पे गर्मी अत्यधिक हो जाएगी, और जहाँ नहीं पड़ेगी जस्ट इसके अपोजिट आप देख लो इस साइड, क्योंकि एक बार में तो सूर्य की रोशनी क्या है, आधी पृथ्वी पे ही पड़ेगी, पूरे पे तो पड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कैसी है, गोले के समान है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, क्या ऐसे में मानव जीवन संभव है? बताओ आप ही। ऐसे में मानव जीवन संभव नहीं है, हम नहीं कल्पना कर सकते ऐसे में मानव, क्योंकि कहीं पे दिन रहेगी तो कंटिन्यू दिन ही है, कहीं रात है तो कंटिन्यू रात ही है। तो ऐसे कंडीशन में मानव जीवन संभव नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में क्या है, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अर्थ का परिक्रमण करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से आपने इन चीज़ों को समझ लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। पृथ्वी की दूसरी गति क्या है, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहता है। हमने पीछे पढ़ा, ये क्या है, ये जो है जो चारों तरफ आपको इंडिकेट करके यहाँ दिया गया है, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष में 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या है, एक वर्ष या 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी। तो ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जब रोटेट करती है तो वो 24 घंटे का टाइम लेती है सिर्फ अपने अक्ष पे घूमने में। ठीक है, जिसे हम घूर्णन कहते हैं। और ये सूर्य के यहाँ जो है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है उसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहते हैं। और इसे परिक्रमण करने में कितना टाइम लगता है, तो इसे लग जाता है 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, 365 दिन ही काउंट करते हैं और ये 6 घंटे को रेस्ट छोड़ देते हैं। तो ये 6 घंटे कब जाके काउंट होता है हमारा, तो ये 6 घंटे जो है हमारा वो 4 साल पे काउंट किया जाता है। जैसा कि एक साल में अगर 6 घंटे हुए तो 4 साल में कितने हो जाएंगे, 24 आवर हो जाएंगे, मतलब कि एक दिन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 365 से 366 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक दिन बढ़ने का ही मतलब होता है कि क्या उसे हम कहते हैं, लिप ईयर कहते हैं। और उस ईयर में एक और चीज होती है कि हमारा फरवरी माह जो होता है वो कितने दिन का हो जाता है, हमारा फरवरी माह 29 डेज का होता है। और ये कितने दिन पे होता है, ये 4 ईयर पे होता है। ठीक है, इन्हीं सब बातों को इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है कि ऋतु जो है वो कैसे चेंज होती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जो पृथ्वी, मतलब कि परिक्रमण करती है, उसमें कैसे हमारे पृथ्वी की जो है ऋतुएं बदलती है, उस चीज को इस फिगर में समझाया गया है। जैसा कि आप एक और चीज अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो आप यहाँ पे देखो कि पृथ्वी क्या है, वो हर तरफ, मतलब ये चारों डायरेक्शन में है। जो ये चारों फिगर में क्या है, इसका झुकाव सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये राइट साइड में झुकी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ भी क्या है, ये जो है हमारा, यहाँ पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आ रही है, यहाँ से देख रहे होगे आप, यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है। यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी आ रही है क्या, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट। यहाँ पे भी जस्ट इसके अपोजिट ये इस तरफ की है, यहाँ से। ठीक है, और इसके सामने में भी सूर्य की रोशनी जा रही है। तो इन सबों में क्या है एक चीज कॉमन, कि पृथ्वी का झुकाव जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो चलिए आगे की पैराग्राफ में हम देखेंगे कि ऋतुओं चेंज कैसे होती है, कौन सा सबसे बड़ा दिन है और छोटा दिन, उन चीजों को समझते हैं। उन्हीं चीजों को यहाँ लिखा गया है जो मैंने आपको पिक्चर में समझाया है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, एक दिन में काउंट कर लिया जाता है, जो कि 366 दिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी
के महीने में जोड़ा जाता है। उस जो एक दिन बढ़े हुए हैं उसको क्या किया जाता है, फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है, तब क्या हो जाता है, तो फरवरी माह 29 डेज का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लिप वर्ष कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, लिप वर्ष के नाम से जानते हैं, जिस साल में 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसा कि पिछले इमेज में हमने देखा था, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करती है, मतलब चक्कर लगाती है। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन संभव है पृथ्वी पर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है कि एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, जैसा कि आपने इमेज से भी समझा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें इमेज के बारे में डिटेल नोट्स दिया गया है कि इमेज में किस किस चीजों को समझाया गया है कि किस तारीख को दिन बड़ी होती है, छोटी होती है, कौन सी ऋतु कब से स्टार्ट होती है, इन सब के बारे में हमें यहाँ जानकारी दी गई है। तो चलिए इन चीजों को पढ़ते हैं एक बार। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध जो है हमारा, ये नॉर्थ साइड सूर्य की तरफ, मतलब ये सन है अगर, तो क्या होता है, इसकी तरफ झुका होता है ये। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे डायरेक्ट पड़ेगी तो उष्मा वहां पे अत्यधिक प्राप्त होगी ही। नेक्स्ट है कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास कम क्यों प्राप्त होगी, क्योंकि अगर मान लो ये हमारा अर्थ है, इसका झुकाव अगर नॉर्थ की तरफ ऐसे रहेगा और यहाँ पे हमारा ये पोल है, तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है ना कि यहाँ पे तो धूप की किरणें वहाँ क्या होगी, बहुत कम आएगी, तो वहाँ पे क्या होगी, कम ऊष्मा प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, वो डायरेक्ट ध्रुव के पास नहीं है, सूर्य की किरणें पड़ती है, उसके कारण वहाँ पे क्या होती है, कम ऊष्मा प्राप्त होती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तर ध्रुव क्या होता है, वो सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। जो उत्तर ध्रुव होता है हमारा, सूर्य की तरफ झुका होता है, वहाँ पे क्या होता है, लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम बना रहता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में क्या होता है, गर्मी बना रहता है, क्योंकि ऊपर भी आपने देखा है कि कर्क रेखा पे क्या है, वो सीधी धूप की किरणें जो है, सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है, इसलिए क्या है, अत्यधिक ऊष्मा वहां प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। उत्तरी भाग में क्या होता है कि 21 जून जो कि हमारे यहाँ गर्मी का टाइम होता है, 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है, मतलब दिन बहुत बड़ी होती है और रातें छोटी होती है 21 जून को। इस चीजों को आप याद रखिएगा यहाँ से कि 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहा जाता है और 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव है क्या होता है, वो सूर्य की तरफ झुका होता है, उसके कारण जो है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कब बात हो रही है ये, 22 दिसंबर, वो 21 जून की बात थी जब क्या था, उत्तरी ध्रुव पे जो है वो कर्क रेखा पे सीधी पड़ती थी रोशनी सूर्य की, और ये बात हो रही है 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें सीधी तो पड़ रही है लेकिन किस पे, मकर रेखा पे, कर्क रेखा पे नहीं। और ये दिन कौन सा है, 22 दिसंबर, जहाँ पे मकर रेखा पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। क्या होता है, मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन
तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी कारण से दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। कब? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को क्यों होती है? सीधे सीधे अगर आप यहाँ से समझे, 21 जून को कर्क रेखा पर धूप की रोशनी, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए यहाँ पे 21 जून को तो सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी रातें होती है। वहीं बात करें अगर 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर में क्या होता है, ये मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी जो है वो सीधी पड़ती है, इसलिए 22 दिसंबर को जो होता है वो दिन बड़ा और रातें छोटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को जो मकर रेखा पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है उसे ही हम क्या कहते हैं, दक्षिण अयांत कहते हैं। और 21 जून जो कि कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहां पे उष्मा अधिक प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उत्तर अयांत कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, मतलब बिल्कुल सेंटर में। ये क्या होती है, यहाँ अगर विषुवत वृत्त है तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में सूर्य की रोशनी क्या होती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। इस अवस्था में क्या है, कोई भी जो ध्रुव है वो सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है, इसे विषुव कहा जाता है। तो अब इन चीजों को आप समझ लीजिए, किस कारण से दिन और रात बराबर होता है। तो सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत रेखा पर समान पड़ती है, मतलब सीधी पड़ती है। तो विषुवत रेखा पर जब सीधी पड़ेगी तो क्या होगा, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो होगा सूर्य की ओर नहीं झुकाता। कोई भी ध्रुव जो है वो क्या है, वो सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो इसी के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु। 23 सितंबर को क्या है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। इसे हम एक बार इमेज से भी समझेंगे कि क्या है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, वसंत ऋतु। ठीक है, देखिए अभी तक जो डिस्कशन चल रहा है नीचे वो इसी इमेज को लेके, तो इस इमेज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, 21 जून को क्या है, ग्रीष्म ऋतु है उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पे 22 दिसंबर जस्ट उसका अपोजिट शीत ऋतु है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 21 मार्च और 23 दिसंबर क्या है, ये शरद ऋतु और यहाँ पे वसंत ऋतु। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे विषुवत रेखा पे क्या है, ये सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। विषुवत वृत्त कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे शरद ऋतु होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे वसंत ऋतु है तो जस्ट इसका अपोजिट होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट है, विषुवत के नीचे वाला जो पार्ट है वहां पे कि सूर्य की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पा रही है, और यहाँ जस्ट उसके अपोजिट में इमेज में दिया गया है। तो यहाँ क्या है, नीचे हमारा वसंत ऋतु है और यहाँ पे शरद ऋतु। तो देख सकते हैं हमें उसी चीजों को यहाँ पे समझाया गया है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या है, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, जैसा कि अभी हमने इमेज में समझा। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। क्या होता है, ध्रुव जो होता है, कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है, न उत्तरी न दक्षिणी, वो सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन एवं रात जो है बराबर होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। जैसा कि अभी हमने इमेज में देखा कि 23 सितंबर को क्या है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, वो वसंत ऋतु है, जस्ट उसका अपोजिट है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। 21 मार्च को क्या है, स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, मतलब जब शरद ऋतु होगा तब वहाँ वसंत ऋतु आ जाती है, और वसंत ऋतु के जगह पे शरद ऋतु आ जाती है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हो। पीछे इमेज में भी दिया गया है कि 21 सितंबर और 21 मार्च ये दोनों क्या है, एक दूसरे के
विपरीत है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति जो है क्या होती है, विपरीत हो जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु। यहाँ डेट से भी आप देख रहे होंगे और पीछे पिक्चर से भी आपने समझा होगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए यहाँ की कंडीशन भी क्या है, वो अपोजिट है, ऋतुएं अपोजिट है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो आपने इस क्लास में समझ लिया होगा कि पृथ्वी पर घूर्णन या परिक्रमण क्यों जरूरी है, हमारी पृथ्वी पे ये ऋतुओं का जो परिवर्तन है वो किस कारण से होता है। आई होप इन सब चीजों को आपने समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।